घर का एक एक बेटा देश का प्रधानमंत्री है, घर का एक एक बेटा देश का मुख्यमंत्री है, घर का एक एक बेटा विधायक है, घर का एक एक बेटा सांसद है जी। कुछ ऐसे नेता जो कि ना खेती करते हैं, जो ना कोई व्यवसाय करते हैं, लेकिन घर से सुबह होते ही वो तैयार होकर निकलते हैं सफ़ेद पोश कि राष्ट्र कवि दिनकर जी की धरती है और मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बेगूसराय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्र कवि दिनकर जी की धरती है और हमेशा रहेगी। और मेरी लड़ाई उस सिस्टम प्रणाली से है जो देश को सुधारने का प्रयास नहीं, देश को बिगाड़ने का प्रयास करी और भ्रष्टाचार में जो है लिप्त है। मैं अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया पुल जो है आज भी काम कर रहा है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जो पुल आज बन रहे हैं वह पुल 6 महीने भी नहीं होते, साल महीने भी नहीं होते, वो पुल गिर जाता है। आखिर ऐसा क्यों? लेकिन मेरा जो अभी कहना यही है कि देश के आज़ाद होने के बाद अंग्रेज तो चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन उस समय जो अंग्रेज के दलाल थे, जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, वो आज भी जिंदा हैं और आज भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी इस देश में जिंदा है। जबकि सस्ता कपड़ा ख़राब नहीं होता। अभी हमारे दुकान पे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ 150 रुपया का जो टी शर्ट है, अगर 5 साल तक वह टी शर्ट फट जाएगा तो मैं टी शर्ट बदल के दे दूंगा। तो ये बात चेरिया बरियारपुर में हम एक छोटा सा मिनी मॉल खोलने के लिए जा रहे हैं। बेगूसराय में भी बातचीत चल रही है और कुछ समय अगर हो सकता है, लग सकता है, तो संसाधन भी बड़ा मिलेगा, 2-3 फैशन पीस देखने को मिल जाएगा बेगूसराय शहर में रहिए। और हर सुख दुख में जो है आप एक साथ बने रहिए और एक दूसरे का साथ निभाइए। और इन्होंने मेरा साथ निभाया, इसके लिए मैं अपनी पत्नी को भी धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने दुख में भी मेरा साथ दिया। जीवन में कई सारे ठोकरें मैंने खाई, जीवन में कई सारा नुकसान भी मैंने झेला। हो सके समाज के वैसे लोगों का भला हो सके, जो समाज के वैसे लोग जो शोषित हैं, गरीब हैं, निसहाय हैं, दिव्यांग हैं, जिनको कोई भी देखने वाला नहीं है, वैसे लोगों को जिंदा रखने के लिए समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास करना होगा। तो रक्तदान के क्षेत्र से लेकर और कहते हैं ज़रूरतमंदों के बीच भोजन वितरण करने तक का कार्य करते हैं, उन सभी समाज सेवियों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं खबर एक बिहार की खास न्यूज में। आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड को देखकर कि हम किस जगह आखिर क्या करने यहाँ आए हैं, और आप देख सकते हैं कि हमारे बगल में माँ गंगा की पवित्र धरती, और लोग कहते हैं कि कमल जो है कीचड़ में ही खिलता है, लेकिन मेरा मानना है कि ये कहीं न कहीं गलत भी है और माँ गंगा की पवित्र धरती पर भी कमल खिल सकता है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आज जो समाज में दिन प्रतिदिन हर एक तरह की घटनाएं हो रही हैं, आप देख रहे हैं कि आज हमारा देश पहले अंग्रेज के शासन में गुलाम था, लेकिन आज भी आज़ादी के करीब 77 साल बाद भी हमारा देश किस पायदान पे आके खड़ी है। आज भी गरीबी, गुलामी और निचले तबके के लोग इसी तरह की गुलामी खट रहे हैं, आज भी अपनी जान गंवा रहे, गुलाम हो रहे हैं। लेकिन आज हम एक ऐसे शख्सियत से रूबरू करवाने आई हूँ आप सभी को, ना तो कोई पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, ना सर्विसमैन है, ना बिजनेसमैन है, लेकिन फिर भी वो शख्स कोई भी परिचय के मोहताज नहीं है। इनका बेगूसराय में हर एक समाज में नीचे तबके के लोगों को जाकर बीच में सेवा करना इनका एक धर्म है। इतना ही नहीं, बेगूसराय में आप सभी जानते होंगे हनुमान जी की रसोई, इन्होंने इस सेवा की शुरुआत किया था। इस हनुमान जी की रसोई के द्वारा जितने भी गरीब दुखिया हैं, कपड़ा से लेकर भोजन से लेकर दवाई से लेकर हर चीज़ जाकर, यहाँ तक कि जहाँ भी गांव समाज में कहीं ज़रूरत होता है, आग लगी हो गई या किसी को बेटी को ब्याह करना है, तो हर एक घर में जाकर इनका सेवा करना एक धर्म बन गया है और ये किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। तो चलिए आज उनसे मैंने सोचा कि आखिर क्या है इस इंसान में जो ना नेता होते हुए भी, ना पॉलिटिक्स से जुड़े हुए, ना कोई खानदानी कोई ऐसा है, फिर भी इतना लोगों को मदद करते हैं। अचानक हम आज इनके घर पर आए और इनसे जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर क्या है इनमें खास बात, आखिर ये सारा चीज़ करने के इनका खास रीज़न क्या है। और वो है ब्रांडेड यानी कि फैशन पीच के ओनर श्री करमवीर सिंह जी। नमस्कार, स्वागत हमारे खबर एक बिहार में। सबसे पहले तो मैं खबर एक बिहार के चैनल्स को धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं, जो आप हमारे घर पे आए, अचानक आए, बिना बताए हुए आए। कोई बात नहीं है, आपका अधिकार भी है, आप कहीं भी जा सकती हैं, क्योंकि एक पत्रकार का अधिकार होता है
वो कहीं भी जा सकता है, वो स्वतंत्र होता है और स्वतंत्र देश के एक आम नागरिक भी हैं आप। जी बिल्कुल। और मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ अपने तमाम बेगूसराय शहरवासियों को। मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, जो उन्होंने एक छोटे से किसान के बेटे को जो आगे बढ़ाने का काम किया, जो सपोर्ट किया, चाहे मेरे फैशन पिच के माध्यम से, चाहे मेरे सामाजिक कार्यों को देखकर, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। अपने तमाम माँ बहनों को भी मैं प्रणाम करता हूँ, जो एक छोटे से बच्चे को, एक किसान के बच्चे को उन्होंने आगे बढ़ाने का प्रयास किया। और मैं सभी किसान भाइयों को भी प्रणाम करता हूँ, जो आज इस भीषण गर्मी में जो हम लोगों के लिए अन्न पैदा कर रहे हैं। और आज अक्सर देख रहे होंगे कि अभी हवा चल रहा है, भीषण गर्मी पड़ रही है। किसानों का कह सकते हैं कि आधा से ज़्यादा जान अभी खेत में रहता है, क्योंकि अक्सर देखने को मिलता है कि खेतों में आग लग जाती है, चाहे वो बिजली का तार गिरने से हो, चाहे कोई राहगीर जाते हैं, जाते धूम्रपान करने के समय सिगरेट हो, कोई भी ऐसी चीज़ों को खेत में फेंक देते हैं, जिससे किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है। और वो अपने पुत्र के समान अपने फसल को मानते हैं, उसको छोटा से बड़ा करते हैं और हमारे लिए अन्न पैदा करते हैं। इसलिए मैं उन सभी किसानों को, किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। और तमाम बेगूसराय की जनता, या कहिए तो देश की जनता से मैं आम आवाम से एक विनती करता हूं कि अभी उनको बचाने का प्रयास कीजिए। आप लोग कहीं भी आते जाते हैं, अगर खेत के बगल से गुजरते हैं तो वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें जैसे सिगरेट हो गया, आप पीकर फेंक देते हैं, जिससे किसानों का फसल नुकसान हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल उनके लिए सोचने की आवश्यकता है। तो ये सभी चीज़ें होनी चाहिए। और मैं धन्यवाद करता हूँ तमाम वैसे बेगूसराय शहर के समाज सेवियों को भी, जो समाज के लिए अक्सर काम करते रहते हैं, चाहे रक्तदान का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी सामाजिक कार्यों का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो। जैसे हमारे बेगूसराय में बहुत सारे ऐसे सामाजिक संस्थान हैं, जैसे जमंगला वाहिनी हो गई, साईं की रसोई हो गई, हनुमान जी की रसोई हो गई, माँ कौशल्या फाउंडेशन हो गया, रामजी सूर्य कला फाउंडेशन हो गया, जो कि कहिए तो रक्तदान के क्षेत्र से लेकर और कहते हैं ज़रूरतमंदों के बीच भोजन वितरण करने तक का कार्य करते हैं। उन सभी समाज सेवियों को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और अभी डेट ऐसे 25 तारीख को फाइनल हुआ है, हो सकता है 25 से 26 हो सकता है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो मैं एक समाज सेवी का जो है एक सम्मान सम्मेलन समारोह का आयोजन भी करने के लिए जा रहा हूं अपने फैशन पिच के तरफ से, जहां सभी वैसे समाज सेवी लोगों को, चाहे वो छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, जो भी एक छोटा सा प्रयास करते हैं उनके लिए भी, जो एक बड़ा प्रयास करते हैं उनके लिए भी। और कह सकते हैं प्रयास को हम छोटा और बड़ा नहीं बोल सकते हैं, उन सभी लोगों को जो है सो सम्मानित किया जाएगा। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है। देखिए, हमारा मुख्य उद्देश्य सिर्फ व्यापार नहीं है। मैंने फैशन पिच सिर्फ व्यापार के लिए नहीं मतलब स्टार्टअप किया है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि व्यापार के साथ साथ एक प्रयास, व्यापार के साथ साथ एक प्रयास, जो कि मेरा मुख्य स्लोगन है कि व्यापार के साथ साथ एक प्रयास, जिससे समाज के लोगों का भला हो सके, समाज के वैसे लोगों का भला हो सके, जो समाज के वैसे लोग जो शोषित हैं, गरीब हैं, निसहाय हैं, दिव्यांग हैं, जिनको कोई भी देखने वाला नहीं है, वैसे लोगों को जिंदा रखने के लिए, समाज में उनको आगे बढ़ाने के लिए एक प्रयास करना होगा और उस प्रयास को जारी रखना होगा। सर, अभी तो आप फिलहाल फैशन पिच के नाम से एक ब्रांड बन चुके हैं, हर कोई फैशन पिच वाले भैया के नाम से जानते हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा? देखिए, सफ़र तो हर एक कहिए तो आसान भी होता है और कठिन भी होता है। जीवन में कई सारे ठोकरें मैंने खाई, जीवन में कई सारा नुकसान भी मैंने झेला। आज से लगभग बैकअप चले जाइए 5 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा दबाव में था, बहुत परेशानी था। हमारे पास कह सकते हैं कि 100 रुपया तक जेब में नहीं था जी। और 100 रुपया तक जेब में नहीं था। और बिल्कुल मैं एक भूमिहार जाति से आता हूँ, एक गरीब किसान भूमिहार जाति से आता हूँ। मेरे पास कुछ ज़मीन थे जो कि जॉइंट था, मैं उसको बेच भी नहीं सकता था और मुझे बेचना भी सही नहीं था, क्योंकि वो बाप दादा के द्वारा अर्जित की गई भूमि थी। और मेरा समय जो है बिल्कुल कह सकते हैं कि बिल्कुल ख़राब चल रहा था। मैं व्यवसाय किया, उसमें मुझे बहुत सारा घाटा हुआ, नुकसान हुआ। एक एक रुपया का मैं मोहताज था, जबकि मेरे परिवार में मेरे 2 बच्चे थे, मेरी पत्नी थी, और कर्ज इतना सारा बोझ था कि हमारी पत्नी के जितने जेवर भी थे वो भी गिरवी रखे हुए थे। घर में 1 रुपया तक नहीं था, खाने के लिए कुछ नहीं था। कर्ज फिर दोबारा कहाँ से ले सकता था, कर्ज पे कर्ज कितना कर्ज ले सकता था। परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल होता था। जैसे तैसे करके मैं परिवार चला रहा था। एक दिन की मैं आपको कहानी बता रहा हूँ। घर में
अचानक जो है सो कुछ गेस्ट आ गए। आपको मालूम है कि आप किसी को नहीं तो पानी नहीं तो चाय से तो आप उसको पूछिएगा ही जी। तो बेगूसराय में मेरा घर है, मकान है शहर में ही। तो अचानक आ गए तो गैस ख़त्म था, गैस नहीं था। तो मैं सोचा कि कैसे उनको चाय, तो बगल में जो है जानते हैं बसबिट्टी होता है, बांस का पेड़ होता है, उससे बहुत सारे पत्ते झड़ते हैं। तो उस पत्ते को मैंने अचानक मेरे दिमाग में क्या आया, मैं बाउंड्री बॉल से बाहर मैं अपनी मैडम को बोला ऐसा करो, जो सस्पेन में चाय पत्ती चीनी दूध को ले आओ और यहाँ पर थोड़ा सा जो है सो मैं उस पत्ते को जलाकर, समझ सकते हैं बांस के पत्ते को जलाकर वह चाय बनाया। और चाय बनाकर और जैसे ही मैं जो है उनको चाय दिया तो उन्हें कुछ थोड़ा सा आभास हो गया। तो उन्होंने मुझे ये नहीं बोला कि आपने ये कैसे किया या कैसे क्या हुआ। उन्हें वो जो बाहर निकलते हैं जाने वक्त तो बोलते हैं क्या कर रहे हैं करमबीर जी, आजकल आप घर पे ही बैठे हुए हैं। बोले हाँ घर पे ही बैठे हुए हैं। तो चलिए ना बाहर, एक काम है, आपके जैसे लोगों की ज़रूरत है। और मुझे भी काम की ज़रूरत थी और चूँकि यहाँ काम करता था तो कुछ दिन काम चलता था, कुछ दिन काम बंद हो जाता था और बाहरी नुकसान था, ब्याज के पैसे भरने पड़ते थे। तो मैं काफ़ी परेशान था, काफ़ी ही ज़्यादा परेशान था। तो मैंने बोला ठीक है भैया, जब कहिए तब चलते हैं। और जब मैं वहाँ पे गया तो 15,000 की नौकरी मुझे मिली और उस 15,000 रुपये की नौकरी से मैं कह सकते हैं ब्याज के सिर्फ पैसे भर पाता था। फिर भी मैं बहुत परेशान था। मैं सोच नहीं सका कि कब मुझे इस चीज़ों से मुक्ति मिलेगी। तो मैं अचानक देखा, मैं एक ट्रांसपोर्ट में काम करता था, तो अचानक मैंने देखा कि कुछ मज़दूर भाई जो थे वो ट्रक खाली कर रहे थे। तो मैं उनसे पूछा क्या यह काम मैं नहीं कर सकता हूँ। तो बोले नहीं, आप देखिए, एक तो सबसे पहले आप उच्च जाति से आते हैं, भूमिहार जाति से आते हैं, आप यह काम नहीं कर पाएंगे, आपको अच्छा लगेगा या नहीं। देखिए मैं फिर उनको यही बोला कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, हर काम एक अच्छा काम होता है। मैंने बोला नहीं मैं यह काम करूँगा, कितने पैसे हो जाते हैं आपको। तो उन्होंने बोला कि कभी 2,000, कभी 2,500, कभी 3,000, इस तरीके से जो है सो हो जाता है। सभी आदमी में भागा लगता है और जो भी होता है सो इतना रुपया मुझे हो जाता है। तो मुझे मन में यही हुआ कि क्या मैं 2,000-2,500 रुपये अगर रोज़ कमाऊंगा तो हो सकता है मुझे कर्ज से मुक्ति मिल जाए और मैं आगे फिर कुछ एक नया व्यवसाय शुरू कर सकूं। तो मेरे मन में एक ऊर्जा कह सकते हैं, एक एनर्जी के रूप में कह सकते हैं आई और मैं उस काम को करने लग गया। जब मैं उस काम को करने लग गया तो एक दिन मैं गिर गया तो मेरे पैर में चोट लग गई। तो मेरी वाइफ बोलती है कि ये छोड़ दीजिए, ये सब क्या करना है, जैसे होगा तैसे ऊपर वाले देखेंगे, कभी जीवन में आपने यह काम नहीं किया फिर आप यह काम करें। तो मैं बोला कि मैं हारने वाला ना हूँ और न मैं थकने वाला हूँ, न मैं हारूंगा और ना ही मैं थकूंगा। तो मैंने फिर से उस काम को करना शुरू किया। जब मैं उस काम को करना शुरू किया तो मैं 2,000, 2,500, 3,000 रुपये प्रत्येक दिन कमाना चालू किया। अच्छा काम करता था। सुबह 8 बजे से लेकर रात को 12 बजे 1 बजे तक गाड़ियाँ आती जाती रहती थी, बोझ उठाता रहता था और लगभग 2,000, 3,000 रुपये मैं रोज़ जब कमाने लग गया तो धीरे धीरे मैं कर्ज से मुक्त हो गया, मैं कर्ज मुक्त हो गया। और जब मैं कर्ज से मुक्त हो गया तो मेरी एनर्जी और बढ़ी, हौसला और बढ़ा। फिर मेरा एक दुकान था बेगूसराय के ट्रैफिक चौक पे, जो दुकान मेरा खाली था, सिर्फ उसका मंथली मैं किराया देता था। तो अचानक मेरे दिमाग में यही मोटिव आया कि क्या मैं कपड़े का दुकान चला सकता हूँ। तो मैंने सबसे पहले ऑनलाइन कपड़ा बेचना शुरू किया। तो ऑनलाइन जब मैं कपड़ा बेचा तो मुझे लगा कि सोशल मीडिया पर इसका ज़्यादा क्रेज है, तो क्यों ना इसका एक स्पॉट भी बनाया जाए। तो मैं अचानक एक कह सकते हैं प्रयोग के रूप में ही मैंने एक दुकान फैशन पिच के नाम से स्टार्ट किया। और मैं दुकान यह करके स्टार्ट किया था कि क्या हो सकता है फिर इसमें मुझे नुकसान ना झेलना पड़े। तो उस दुकान के संचालक मैं अपनी वाइफ रजनी सिंह को रूप में तैयार किया और वो दुकान का संचालक के रूप में उनके नाम से दुकान का जो है सो ओपनिंग किया, मैंने स्टार्टअप किया। और मैं वहाँ भी जहाँ मैं काम करता था वहाँ भी अपने काम को मैंने निरंतर जारी रखा। लेकिन मैंने यह देखा कि फैशन पिच के को इतना ज़्यादा सहयोग मिलना मतलब शुरू हो गया, बेगूसराय के लोगों का इतना सहयोग मिलना शुरू हो गया, इतना लोग फैशन पिच को चाहने लगे कि मुझे लगा कि अब मैं यहीं ठीक हूँ। तो मैंने फिर आपस में, चूँकि आपको पता ही है कि हर परिवार आपस में पति पत्नी बैठते हैं तो कोई ना कोई निर्णय, कोई ना कोई फैसला लेते हैं। तो वो बैठे, हम दोनों बैठे, बोले अब क्या करना है सो बताओ। तो बोले ऐसा करिए अब वहाँ छोड़ दीजिए, अब हो सकता है यहीं पे हमारा परिवार अच्छी तरीके से चल जाएगा, तो आप फैशन पिच ही आप चलाइए। और हम दोनों मिलकर फैशन पिच चलाते हैं और हम और हमारी पत्नी रजनी सिंह जो कि फैशन पिच आज चला रही हैं। और मैं अपनी धर्मपत्नी को भी धन्यवाद करता हूँ, कह सकते हैं मैं उनको प्रणाम भी करता हूँ। कहता है कि जोरू का गुलाम अक्सर हर मर्द को देखा जाता है, लेकिन उसे कभी पत्नी, किसी भी पत्नी को एक नारी शक्ति के रूप में पहचाना जाना चाहिए कि एक नारी शक्ति एक सबसे बड़ी होती है। क्योंकि आजकल देखने में अक्सर मिलता है कि बहुत सारे
परिवार में अनबन हो जाता है, लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं दुखों की घड़ी में। खासकर मैं बहुत सारा देखा हूँ कि आजकल ये बीपीएससी टीचर हुआ है, बहुत सारे लेडी टीचर में हुए और अपने पति को छोड़ दिए। तो मैं उन सभी लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि देखिए, जीवन में कुछ नहीं है, एक रिश्ता एक ऐसा मजबूत रिश्ता है, खासकर पति पत्नी का रिश्ता जो एक काफ़ी मजबूत रिश्ता होता है, उसको हमेशा जोड़ के रहिए और हर सुख दुख में जो है आप एक साथ बने रहिए और एक दूसरे का साथ निभाइए। और इन्होंने मेरा साथ निभाया, इसके लिए मैं अपनी पत्नी को भी धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने दुख में भी मेरा साथ दिया। और आज मैं सुख भी नहीं कहूँगा, एक संघर्ष कर सकता हूँ, सुख में अभी नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अभी भी मेरा संघर्ष का ही दौर चल रहा है। तो उस संघर्ष की घड़ी में जो है मैं स्पष्ट रूप से आपको बता दूं कि वो आज भी मेरे साथ है और आज भी मेरा साथ दे रही है। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूं, प्रणाम करता हूं। फैशन पिच को आज लाखों चाहने वाले हैं, लेकिन लाखों चाहने वाले होने के बावजूद भी कुछ लोगों के नज़र में खटकते रहता है, गालियां भी कमेंट में लिखते हैं। आप देखिए, गालियां उनका देना स्वाभाविक है। देखिए, बात को समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। एक एक बात को जब तक नहीं समझिएगा और हमारे व्यूअर नहीं समझेंगे, हमारे फैशन पिच के उपभोक्ता नहीं समझेंगे, ग्राहक नहीं समझेंगे, तो मेरे लिए कहना बेईमानी होगी, बेईमानी की तरह होगी। मेरा 12 बाय 12 का दुकान है और जब भी मैं कोई ऑफ़र निकालता हूँ, जब भी कभी मैंने होली में ऑफ़र निकाला था 65 रुपया में कुर्ता, तो उसमें कुछ लोग ऑफर्स को समझ नहीं पाए। 65 रुपया में कुर्ता वो समझे बड़े आदमी का भी मिल रहा है, जबकि चूँकि 65 रुपया में कुर्ता छोटे बच्चे का था, वह भी कुर्ता बाज़ार में 150-200 रुपया में अमूमन मिल रहा था। तो कुछ लोग तो समझ पाए कि 65 रुपया में कुर्ता आखिर बड़ा का कैसे मिलेगा, बच्चा का ही मिलेगा। तो उन्होंने, बहुत सारे लोगों ने सहयोग भी किया, बहुत सारे लोगों ने खरीदारी की। कुछ लोग इस ऑफर्स को नहीं समझ पाए, वो भी एक पॉइंट मुद्दा हो सकता है। दूसरा बात है कि 12 बाय 12 का दुकान है, छोटा सा दुकान है, और जब हमारा कोई भी ऑफर्स जो है जब मिलियन को छू लेता है, तो मिलियंस का मतलब समझ सकते हैं कि 10 लाख प्लस, और 10 लाख प्लस हमारा कई सारा ऑफर्स है जिसमें 34 लाख, 36 लाख, 42 लाख तक के 42 लाख तक का लोगों ने इस हमारे ऑफर्स को देखा। चाहे वो बेगूसराय हो, समस्तीपुर हो, भागलपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, सभी जगह के लोग वहाँ आए। और 12 बाय 12 दुकान में कितना जगह होता है आप समझ सकते हैं। और वहाँ पे 200-300 लोगों की भीड़, ग्राहकों की भीड़, आप समझ सकते हैं क्या मैं उनको सेवा दे सकता हूँ? नहीं दे सकता हूँ। तो चूँकि मैं 2 ही हूँ, मेरा संसाधन थोड़ा छोटा है, लेकिन प्रभु श्री राम की अगर कृपा रही और आशीर्वाद रहा तो बहुत जल्द चेरिया बरियारपुर में हम एक छोटा सा मिनी मॉल खोलने के लिए जा रहे हैं। बेगूसराय में भी बातचीत चल रही है और कुछ समय अगर हो सकता है, लग सकता है, तो संसाधन भी बड़ा मिलेगा, 2-3 फैशन पिच देखने को मिल जाएगा बेगूसराय शहर में, तो मैं लोगों की शिकायतों को दूर कर पाऊंगा। अभी फिलहाल जो ग्राहक दूर से आते हैं, जो लौट के चले जाते हैं दुकान से, तो उनका गाली देना स्वाभाविक है। देखिए, कोई पानी पर चल के नहीं आता है, कोई अपने गाड़ी में 100-200 का पेट्रोल डालता है तब वो हमारे दुकान पर आता है, और भीड़ रहने के कारण वो लौट के चले जाते हैं। बहुत सारे ग्राहकों को यह भी लगता है कि सस्ते दामों में वो जो कपड़ा देखते हैं हमारे दुकान में, देखिए हर एक तरीक़े का कपड़ा रहता है, क्योंकि हमारे दुकान पे मजदूर से लेके हर मध्यम वर्गीय परिवार से लेकर कई सारे लोग तक आते हैं, तो हर तरीका का कपड़ा मुझे रखना पड़ता है। और कभी कभी ये होता है कि बहुत सारे अच्छे कपड़े को भी पसंद करते हैं और वो भी सस्ता खोजने का प्रयास करते हैं, जबकि सस्ता कपड़ा ख़राब नहीं होता। अभी हमारे दुकान पे देख लीजिए, मैं बता रहा हूँ, 150 रुपया का जो टी शर्ट है, अगर 5 साल तक वह टी शर्ट फट जाएगा तो मैं टी शर्ट बदल के दे दूँगा। तो ये बात नहीं है कि कम दामों में कपड़ा हमारे यहाँ अच्छा नहीं मिलता है, कम दामों में भी कपड़ा हमारे यहाँ अच्छा मिलता है। बस लोगों को समझने का प्रयास करना होगा, लोगों को एक बार आजमाना होगा। और गालियाँ देते हैं तो उनका गालियाँ भी मेरे लिए प्रसाद है, क्योंकि वो हमारे ग्राहक हैं। आज गाली देते हैं, हो सकता है साल 2 साल के बाद वो हमारे एक अच्छे ग्राहक बन जाए। तो इसलिए इस सब बातों का मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस हमारा काम जो है, मैं जिस उद्देश्य से जुड़ा हुआ हूँ, मेरा मुख्य उद्देश्य है समाज की सेवा करना। फैशन पिच के माध्यम से ही सस्ता कपड़ा देकर ही, सामाजिक कार्यों को करके ही अपने समाज का विकास करना मेरा मुख्य उद्देश्य है। और फैशन पिच का ही थोड़ा सा एक बात और हम करना चाहेंगे। आपने बेगूसराय ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड तक आप खुला चैलेंज देते हैं, तो कई लोगों का कहना है कि क्या ब्रह्मांड में भी कपड़े बिकते हैं? देखिए, ब्रह्मांड का मतलब ये होता है, कह सकते हैं ऐसे, कॉमेडी भी समझ सकते हैं। कुछ कोई भी ऑफर जब निकालता है तो कुछ इंटरटेनमेंट उसमें मतलब इंक्लूड होना चाहिए। तो मैं जब कभी भी बोलता हूँ कि ब्रह्मांड में सबसे सस्ता कपड़ा, तो सोचने वाली बात है, लोगों का कहना भी वाजिब है। ब्रह्मांड का मतलब ये होता है कि ब्रह्मांड का मतलब हुआ है कि पूरा विश्व, पूरा संसार, चाहे आकाश हो, पताल हो, धरती लोक हो, समुद्र हो, ग्रह हो, नग्रह हो, हर चीज़ ब्रह्मांड में आते हैं। तो ब्रह्मांड में आपको पता है कि पृथ्वी ही
मनुष्य जाति के लिए उपयुक्त जगह होता है। और पृथ्वी में विश्व भी आते हैं, पृथ्वी में हमारा भारत राज्य भी आता है, भारत देश भी आता है सॉरी, और पृथ्वी में ही बिहार राज्य आता है, और बिहार राज्य के अंदर ही बेगूसराय ज़िला आता है। तो हम बेगूसराय में रहते हैं, तो हम इसलिए कहते हैं, और सही में वाजिब में मैं बता रहा हूँ, मैं बहुत ही कम मार्जिन लेकर मैं बहुत सारे ऐसे कपड़े भी बेचता हूँ जो रेट टू रेट में बेचता हूँ। देखिए मेरा, मैं आपको क्या बताया, मेरा जो है ना, मेरा मुख्य व्यापार, मेरा सिर्फ मकसद नहीं है, सामाजिक कार्य मेरा मुख्य उद्देश्य है। और मुझे खुशी यही मिलती है अगर मैं फैशन पिच प्लेटफॉर्म के जरिए अगर समाज की सेवा कर रहा हूँ, सस्ते दरों पर कपड़ा दे रहा हूँ, या मैं कुछ कपड़ा दाम में ही बेच रहा हूँ, तो इसमें हर्ज क्या है? क्योंकि एक ग्राहक जब हमारे यहाँ 5,000 रुपये की खरीदारी करते हैं, अगर हम कुछ सामानों का दाम जो है रेट टू रेट में भी दे देते हैं, तो मुझे उनसे कुछ हासिल ही मिलता है, मुझे उनसे कुछ नुकसान नहीं मिलता है। तो ये सब बातें जो है सब समझने का प्रयास करना होगा ग्राहकों को। ब्रह्मांड इसलिए बोलते हैं एक इंटरटेनमेंट के जरिए, और ब्रह्मांड में वाजिब में बेगूसराय के फैशन पिच पे कपड़ा सही में बिल्कुल सस्ता मिलता है। और ऐसा बहुत सारा कपड़ा हम आपको बता देंगे जो मैं चैलेंजिंग ऑफर है मेरा, मैं अभी भी कहता हूँ, जिनको अगर विश्वास नहीं होता है तो हमारे दुकान पे आएँ, और वह कपड़ा आप दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, कहीं से भी खरीद कर आप ला के दिखा दीजिए, तो मैं आपका चैलेंज स्वीकार करूँगा, और मैं 1 लाख रुपये का आपको नगद इनाम दूंगा। और कुछ लोग यह भी कहते हैं कि आप कपड़ा जहाँ से खरीदते हैं वहाँ सस्ता मिलता हुआ, देखिए वहाँ मैं क्वांटिटी खरीदता हूँ, वहाँ मैं क्वांटिटी के रूप में कपड़ा, उसमें मुझे ऑफर्स मिलते हैं, उसमें बहुत सारे और बिजनेस रिलेटेड बातें हैं, सभी बातें मैं आपको शेयर नहीं कर सकता हूँ, हमारी मजबूरी है, क्योंकि मेरा एक व्यापार धर्म भी है, और व्यापार से सारे जुड़े रिलेटेड बातों को भी मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता हूं। तो कपड़ा सस्ता मिलता है, वाजिब में सस्ता मिलता है, आप कभी भी आइए, इस बात को आप आजमाइए। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सही बात है कि व्यापार तो सभी लोग करते हैं, लेकिन इस तरह से चैलेंज वो इतने सस्ते में नहीं देते। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आपका एक सामाजिक धर्म जो है इस पर्पज से, ताकि हर एक गरीब लोग जो है आ सके, एक मध्यम वर्ग के लोग भी जीवन जी सके। तो अभी फ़िलहाल आपने हनुमान जी की रसोई का शुरुआत कैसे किया, और आपका जो है सोच ये कहाँ तक है, और आगे किस मुकाम पे? देखिए हमारा जन्मदिन था, जन्मदिन के शुभ अवसर पे मैंने यही सोचा क्यों ना सामने में हनुमान जी का मंदिर है, और मैं जाने वक्त और आने वक्त हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर ही अपनी दुकान को खोलता हूं और दुकान को बढ़ाता हूं। तो मेरे दिमाग में एक स्टार्टअप आया, चूँकि बेगूसराय में साईं की रसोई जो कि सदर अस्पताल पे चल रही है, विगत 4 या 5 वर्षों से चले और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है, मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देता हूं। तो मेरे दिमाग में आया कि बगल में बेगूसराय रेलवे स्टेशन है, बगल में बस स्टैंड है, तो यहाँ पे भी एक रसोई चलनी चाहिए जहाँ ज़रूरतमंद को खाना मिल सके। तो मैं अपने जन्मदिन के शुभ अवसर पे इस रसोई का जो है सो स्थापना किया, मैंने रसोई को स्टार्ट किया। और शुरुआती जो दौर रहा वो काफ़ी कठिन रहा, शुरुआती के दौर में थोड़ी सी परेशानी हुई, लेकिन आज जो है हनुमान जी की रसोई जहाँ 100 से 150 लोगों को निःशुल्क में खाना मिलता है, वहाँ पर हमारे बहुत सारे मित्र उनमें जुड़े, बहुत सारे मित्र जुड़ते भी जा रहे हैं। और उन सभी मित्रों के सहयोग से, मैं पर्सनली अपने बारे में नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरी औकात नहीं है कि रोज़ 100-150 लोगों को खाना खिलाना। मैंने शुरुआत ज़रूर किया, हर आदमी एक शुरुआत करता है, लेकिन सिर्फ शुरुआत करने से नहीं होता है, उसको अच्छे तरीके से चलाना मुख्य प्राथमिकता होती है। इस बात को समझने का प्रयास करना होगा। और आज जो हनुमान जी की रसोई है, सभी मित्रों के सहयोग से हनुमान जी की रसोई जो है चलाई जा रही है, और काफ़ी अच्छी तरीके से चलाई जा रही है, जहाँ 100-150 ज़रूरतमंदों को खाना मिलता है, और सभी के सहयोग से यह रसोई जो चल रहा है। और देखिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, समाज के मुख्य धारा में युवाओं को लाना मेरा मुख्य उद्देश्य है। मेरा जो अभी मुख्य उद्देश्य है, कोई राजनीतिक दल से मेरी लड़ाई नहीं है, कोई राजनीतिक दल के नेता से मेरी लड़ाई नहीं है, मेरी की कोई लड़ाई राज्य के मुख्यमंत्री से नहीं है, मेरी लड़ाई कोई देश के प्रधानमंत्री से नहीं है। सब अपने अपने जगह जो भी कार्य कर रहे हैं, अच्छा खराब जो भी करे, वो सब जनता देख रही है, और जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। और जनता हर एक 5 साल पे जब जब चुनाव का वक्त आता है तो वो अपना फैसला लेते रहती है। लेकिन मेरा जो अभी कहना यही है कि देश के आज़ाद होने के बाद अंग्रेज़ तो चले गए, अंग्रेज़ चले गए, लेकिन उस समय जो अंग्रेज के दलाल थे, जो अंग्रेज के पिट्ठू थे, वो आज भी जिंदा हैं, और आज भी उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी आज भी इस देश में जिंदा है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, अगर खेत में हम गेहूं का बीज डालेंगे तो गेहूं ही पैदा होगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ, अंग्रेज के जो दलाल थे, जो दलाली का शिक्षा अपने परवरिश अपने संतान को दे गए, जो आज भी दलाली, जैसे अंग्रेज़ों की दलाली जो पहले करते थे, आज भी वो दलाली इस देश में कर रहे हैं, और देश को अंदर से अंदर जो है खोखला करने का प्रयास कर रहे हैं। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाया गया पुल जो है आज भी काम कर रहा है, लेकिन देश आज़ाद होने के बाद जो पुल आज बन रहे हैं, वह पुल
6 महीने भी नहीं होते, साल महीने भी नहीं होते, वो पुल गिर जाता है। आखिर ऐसा क्यों? मेरी लड़ाई उस सिस्टम से है, मेरी लड़ाई उस सिस्टम प्रणाली से है जो देश को सुधारने का प्रयास नहीं, देश को बिगाड़ने का प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार में जो है लिप्त है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ, समझने का प्रयास कीजिए। कुछ ऐसे नेता, मैं सभी को नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसे नेता जो कि ना खेती करते हैं, जो ना कोई व्यवसाय करते हैं, लेकिन घर से सुबह होते ही वो तैयार होकर निकलते हैं सफ़ेद पोश, और उनके घर में कह सकते हैं संपत्ति की कोई कमी ही नहीं है। क्या उनको आप दलाल नहीं बोल सकते? आखिर उनका परिवार कैसे चलता है? सोचने का प्रयास करना होगा, समझने का प्रयास कर। अक्सर वैसे दलालों को आप किसी प्रखंड कार्यालय में बैठते हुए देखे होंगे, कहीं किसी वैसे अधिकारियों के बगल में बैठते हुए देखे होंगे, और वो लोग उस तलाश में रहते हैं कि कोई ऐसा आए जिसको ज़रूरत हो और उससे हम दलाली लेकर उसके काम को, मतलब ऐसे नहीं, निःशुल्क नहीं, ऐसे नहीं, मतलब उस काम को करने का प्रयास, उससे एक मोटी रकम को लेते हैं और उसका बंदरबाट होता है। इसको आप भ्रष्टाचार भी कह सकते हैं। अंग्रेज़ों ने जो देश को गुलाम बनाया, अंग्रेज ने जो परेशान किया, और इस अंग्रेज़ों से आज़ाद होने के लिए हमारे बहुत सारे ऐसे थे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर, जो शहीद हो गए, जो कि इस देश को आज़ाद करने के लिए उन्होंने अपनी जान तक दे दी। और ऐसे देश के आज़ाद होने के बाद आज जो हमारा देश ये सब झेल रहा है। और एक बात बता रहा हूँ, हमारे देश के युवा, खासकर मैं युवाओं को मैसेज देना चाहता हूँ कि झंडा उठाने से अच्छा है, किसी का झंडा उठाने से अच्छा है कि आप अपने पिता का बोझ उठाइए। अगर आप पिता का बोझ उठाते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य का काम होगा। और आप अक्सर देखते होंगे कुछ ऐसे युवा हैं जो पिता उनके बोझ उठा रहे हैं और उनका पुत्र जो है गाड़ियां पर झंडा लेकर, किसी भी पार्टी अन्य दल का झंडा लेकर जय हो का नारा लगा रहे हैं। अगर नारा ही लगाना है तो प्रभु श्री राम का लगाइए। और मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि चूँकि आप एक मतदाता हैं, वोटर हैं, वोट भी देना मेरा फ़र्ज़ है, लेकिन इसके लिए नहीं कि 2 महीने पहले से ही जय हो करना चालू कर गया और हमारे पिताजी बोझ उठा रहे हैं और हम झंडा उठा के डोल रहे हैं। ये सब चीज़ अच्छी नहीं है। देखिए, युवाओं को मुख्य धारा में आना होगा, मुख्य धारा से जुड़ना होगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ, हमारे कुछ ऐसे युवा नेता कह सकते हैं या कुछ ऐसे युवा हैं जो आवाज़ उठाते हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, उन पे झूठा मुकदमा कर दिया जाता है, उन पे SC ST का केस कर दिया जाता है, उनको फंसा दिया जाता है, उनके परिवार को बर्बाद कर दिया जाता है, उनको इस तरह से मतलब कह सकते हैं अपंग बना दिया जाता है जो किसी लायक के नहीं होते। तो बात समझने का प्रयास करना होगा। ऐसा नहीं है कि अंग्रेज जाने के बाद जो है अंग्रेजी शासन खत्म हो गई है और आज का जो देश है वह देश गरीबों का नहीं, वह देश VVIP लोगों का हो चुका है। और VVIP लोग जो कहेंगे वही होगा। VVIP लोगों से ही देश चल रहा है और कोई भी देखने वाला नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार को कोई देखने वाला नहीं है, छोटे मोटे बिजनेसमैन व्यवसाय करने वाले को कोई देखने वाला नहीं है। स्पष्ट रूप से आपको सोचने का प्रयास होगा। हम कहते हैं, आपको एक बात बता रहे हैं कि आजकल जो है ये आप देखने को मिलते होंगे कि कल मैं देखा कि एक हमारा भाई जो था दिव्यांग था, उसका एक पैर नहीं था और वो बैटरी का रिक्शा चला के जा रहा था। मेरी नज़र उस पर पड़ी तो मैंने बोला, भैया आप रिक्शा चला कैसे लेते हैं? तो वो जुगाड़ तकनीकी से जो था, एक ब्रेक का जुगाड़ तकनीकी से हाथ का बनाया हुआ था, उससे वो ब्रेक लगाता था और एक हाथ से रिक्शा चलाता था। चूँकि ये दिक्कत है, हो सकता है सवारी लेके जाते हों, कहीं ऐसी घटना घट जाए। तो ये आखिर क्यों हो रहा है? वो मजबूर हैं और वो रिक्शा का जो है 250 रुपये प्रत्येक दिन का समझिए किराया दे रहे हैं। 250 रुपये प्रत्येक दिन, तो 250 का मतलब हुआ 7,500 रुपया वो प्रत्येक दिन किराया दे रहे हैं। अगर वही उनको बैंक से फाइनेंस होता वो पैसा, अगर वही पैसा उनको जनप्रतिनिधियों के द्वारा जो है कोटे से दिया जाता तो वो रिक्शा उनका अपना होता। अब वो आदमी कैसे आगे बढ़ेगा? समझिए कि 250 रुपये किराया दे रहा है रिक्शा का और जो थोड़ा बहुत पैसा हो रहा है तो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है, तो वो आगे कैसे बढ़ेगा? तो मैं जनप्रतिनिधियों से यही कहना चाहता हूँ, मैं अपने बेगूसराय के सांसद हैं, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन तमाम लोगों से हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करके एक समाज सेवी के रूप में एक विनती करना चाहता हूं कि वैसे वैसे लोगों को आप चिन्हित कीजिए, वैसे वैसे लोगों को आप खोजिए, वैसे वैसे लोगों को हर जगह से निकालिए और वैसे लोगों को सुविधा देने का काम कीजिए और VVIP लोगों के तरफ थोड़ा कम ध्यान दीजिए और वैसे समाज के लोगों का भला करिए। क्योंकि
देश के जितने भी आम आवाम हैं सभी हमारे देश के मतदाता हैं और सभी आपको मत देते हैं, सभी आपको वोट देते हैं, तब एक सरकार चुना जाता है और सरकार के जरिए देश को विश्वास होता है कि देश हमारा सही रास्ते पे चलेगा। तो अंग्रेज से तो हम आज़ाद हो गए, लेकिन आज भी अंग्रेज़ों का कहीं ना कहीं जो है कह सकते हैं कि असर वो आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेज़ों का मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अंग्रेज एक चीज़ ज़रूर था, अंग्रेज ईमानदार थे, ईमानदार, वो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। चूँकि उन्होंने मेरे देश को गुलाम बनाया, हमारे देश को बर्बाद किया। सही बात है, हमारे देश में कई वीर शहीद हो गए, लेकिन वो कर्तव्य के प्रति ईमानदार थे। उनका बनाया गया पुल आज भी काम कर रहा है। तो इस बात को समझने का प्रयास होगा, सिस्टम को सुधारना होगा, युवाओं को मुख्य धारा में आना होगा, युवाओं को बदलना होगा। एक बात समझ लीजिए, स्पष्ट रूप से कहता हूँ, फैशन पिच का प्रचार बहुत हो गया, दुनिया को मालूम हो गया, घर के एक एक बच्चे को मालूम हो गया, घर का एक एक बच्चा जानता है कि फैशन पिच पे 5 रुपया में गंजी, 10 रुपया में जंगिया, 30 रुपया में टी शर्ट और 100-150 रुपया में शर्ट मिलता है। ये सब बच्चा जानता है। देखिए, फैशन पिच का हमको प्रचार नहीं करना है। फैशन पिच जितना बड़ा दुकान है उस हिसाब से फैशन पिच का प्रचार बहुत हो गया। फैशन पिच अब किसी परिचय का मोहताज नहीं। और मैं क्या बोलूँगा, ये तो आप खुद देखिए ना, सोशल मीडिया पर दिन रात देखिए। मैं क्यों बोलूँगा, लोग कहेगा जो अपने दुकान का बड़ाई अपने मुँह से करता है, तो अपने मुँह नहीं कहता, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना नहीं हमको। लेकिन मैं आज भी बता रहा हूँ आपको, आप देखे भी होंगे मोनिका जी, सिहमा में आग लगा था, 3 बेटियां की शादी होने वाली थी और वो रो रहे थे, कलप रहे थे। आज भी उनका वीडियो मेरे पास है। वीडियो इसलिए रखना पड़ता है, कुछ लोग सवाल का जवाब मांगते हैं, उत्तर मांगते हैं, तो उनके वैसे लोगों को देना पड़ता है। लोग कहते हैं फ़ोटो खिंचाता है, फ़ोटो इसलिए खिंचाते हैं कि वही फ़ोटो खिंचाने के बाद सिहमा के लोगों का भला हुआ था। कई सारे समाज सेवी लोग वहाँ पहुँचना शुरू किए थे और वहाँ पे 3 बेटियों की शादी होने वाली थी। तीनों बेटियों को मैंने आर्थिक मदद के साथ साथ पूरे गांव को, जहां तक मेरा प्रयास हुआ, मैंने चप्पल, खाने का सामान, साड़ी, कपड़ा, और 3 बेटी की जो शादी होने वाली थी तो मैंने वर और वधू को कपड़ा के साथ साथ आर्थिक मदद करने का भी प्रयास किया। और तीनों बेटियों की शादी 100 समय पे हुई। वो बोले डेट चेंज करेंगे, मैं बोला कोई डेट चेंज करना नहीं है, जिस दिन शादी का डेट है उसी दिन डेट होगा। और पूरी तैयारी के साथ शादी जो है संपन्न हुई। और उसमें मैं कहना चाहूँगा कि अंकित कुमार जो हैं, जो अंजू देवी जो हैं मेयर के लिए खड़ी हुई थी, उनके पति अंकित जी भी आए थे और वो भी जो है मदद किए थे, आर्थिक रूप से पैसे दिए थे तीनों परिवार को। तो मैं उनको भी धन्यवाद करता हूं। और जो भी समाज से भी वहां गए थे, जितने भी संगठन के लोग गए थे, चाहे वो जमंगला वाहिनी हो, चाहे साईं की रसोई हो, चाहे माँ कौशल्या फाउंडेशन हो, जितने भी वहां पर गए, चाहे राष्ट्र कवि दिनकर जी सेवा दल हो, सभी लोगों ने वहां गया और सभी लोगों ने प्रयास किया। और एक प्रयास के तहत ही वहाँ के लोग आज भी खुशहाल हैं और वो सभी लोग उस अग्निकांड को भूल गए हैं। और हाल फिलहाल सिमरिया के बिन टोली में जो है आग लगी, वहाँ भी मैंने गया, वहाँ भी मैंने आर्थिक मदद किया, वहाँ भी मैंने लोगों को जहाँ तक हुआ वहाँ तक किया। और चाहे वो ठंड का मौसम हो, चाहे कोई मौसम हो, हमारे लिए दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। और मैं तमाम बेगूसराय लोगों को भी यही कहना चाहता हूँ कि आपके गाँव में भी अगर ऐसे कोई दिव्यांग हैं, गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, तो आप ऐसे लोगों को फैशन पिच लेकर आइए। फैशन पिच पर निःशुल्क कपड़ा जो है हम देने का प्रयास करते रहते हैं और आपको देंगे। जब तक मेरी अंतिम सांस रहेगी, जब तक मेरे अंदर ईश्वर का दिया हुआ जान रहेगा, मैं तब तक अपने समाज की सेवा निस्वार्थ भाव से करता रहूँगा। और मेरी कोई दूर दूर तक राजनीतिक मंशा नहीं है, क्योंकि जो मुझे इज्जत, जो मुझे प्रतिष्ठा समाज के लोगों के द्वारा मिल रहा है वो किसी जनप्रतिनिधि से कम नहीं है। और मैं यही समझता हूँ कि यही इज्जत और प्रतिष्ठा और सम्मान मुझे समाज के लोगों के द्वारा मिलता रहे, मेरे ऊर्जा बल में बढ़ोतरी होती रहे और मैं समाज की सेवा करता रहूँ। और मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, तमाम बेगूसराय के लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि ये राजनीतिक चक्कर में अपने प्यार को, अपने प्रेम को कम ना होने दें, एक दूसरे के प्रति कोई गलत कमेंटबाजी ना करें, कहीं कोई अप्रिय घटना करने का प्रयास नहीं करें, मिलजुल के रहें, भाईचारा बना के रहें। और मैं अंतिम में यही बोलना चाहता हूं, चूँकि ईद भी आने वाला है, तो ईद में सभी मुस्लिम भाइयों को भी मैं ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आप लोग आइए फैशन पिच पे, राम रहीम ऑफ़र जो है अभी फैशन पिच पे चल रहा है, जहां पर कपड़ा आपको
आलू प्याज टमाटर के भाव में मिलेगा, सस्ता मिलेगा। मतलब आलू प्याज टमाटर का मतलब यह हुआ कि सस्ता कपड़ा आपको मिलेगा। इन्हें समझिएगा कि आलू 20 रुपये 30 रुपये किलो है तो 30 रुपया में आपको कपड़ा मिलेगा, लेकिन 39 रुपया में टी शर्ट जो है अभी फैशन पिच पे हम दे रहे हैं। 800 रुपया में जीन्स और शर्ट भी दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ चलता रहेगा। समाज सेवा के साथ साथ कर्म भी चलता रहेगा। देखिए कर्म प्रधान है, कर्म के साथ साथ समाज सेवा सर्वोपरि, व्यापार के साथ साथ सेवा भाव, ये सब हमारा साथ साथ चलता रहता है और हम साथ साथ इसको चलाते रहते हैं। तो आप लोग जब कभी भी आइए फैशन पिच पे, आपको करमवीर सिंह, आपका छोटा भाई, बड़ा भाई, आपका बेटा, आपका भतीजा हमेशा साथ है। और आजकल बेटा बेटा का ट्रेंड चल रहा है बेगूसराय में। मैं अक्सर देख रहा हूँ कि बेगूसराय का बेटा, बेगूसराय का बेटा, बेगूसराय का बेटा। अच्छा एक बात बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बेगूसराय का कौन बेटा नहीं है? अब देखिए बताता हूँ, क्षेत्रवाद को बढ़ावा ना दें। कभी यह ना कहें ये हमारे मोहल्ला का है, ये दूसरे मोहल्ला का है। मोहल्ला क्षेत्र में देखिए, जिला बेगूसराय है, यहाँ भी मोहल्लावाद होता है। मोहल्लावाद का मतलब होता है ये मोहल्ला का है, वो मोहल्ला का है, ये मोहल्ला का है, ये वो मोहल्ला का है। तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा ना दे। देश एक है, भारत देश एक है, चाहे वो बिहार हो, चाहे एमपी हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, सभी इसी, जितने भी राज्य हैं सभी इसी देश का हिस्सा हैं। बेगूसराय भी इसी देश का हिस्सा है। तो क्षेत्रवाद को बढ़ावा नहीं दें। बेटा कहीं भी हो, बेटा देश का होना चाहिए, और देश का बेटा हो तो भी अब हम कहेंगे कि प्रधानमंत्री जो है वो हमारे बेगूसराय का होना चाहिए। तो ये सब लॉजिक को मैं कुछ मानता नहीं हूँ, लेकिन एक बात मैं बता दूँ स्पष्ट रूप से कि राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती है और मान सम्मान प्रतिष्ठा के लिए बेगूसराय किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्रकवि दिनकर जी की धरती है और हमेशा रहेगी। और यहाँ के जितने भी युवा हैं, जितने घर का एक एक बेटा देश का प्रधानमंत्री है, घर का एक एक बेटा देश का मुख्यमंत्री है, घर का एक एक बेटा विधायक है, घर का एक एक बेटा सांसद है, और सब कुछ चलता रहेगा, सब कुछ साथ साथ चलता रहेगा। विरोध होता है, होने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समाज को हमेशा आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। तो इन सभी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा, चूँकि आप देख सकते हैं अब फैशन पिच पे जाने का समय हो चुका है। 9:46 हो चुके हैं। अब मैं तैयार होऊंगा और अपने फैशन पिच की ओर के लिए प्रस्थान होऊंगा। और समाज के लिए तो हमेशा तैयार हूँ, जब कभी खोजिएगा मैं हमेशा समाज के लिए तैयार हूँ। जब कभी मेरी ज़रूरत होगी मैं समाज के लिए हमेशा तैयार हूँगा। और मुझे धन संपत्ति जमा करके कोई बया फायर ब्रांड अमीर आदमी नहीं बनना है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूँ, आजकल अमीरों की गिनती अगर होगी तो अंबानी जी भी 10वें पायदान पर आते हैं। और अंबानी, मुझे नहीं लगता कि मैं जीवन में कभी इस जन्म अंबानी बन पाऊँगा। अगर मैं अंबानी बन भी जाता तो मैं 10वें पायदान पर होता। तो अमीरों की कोई गिनती नहीं है। कोई लुढ़क के 10 पे आ जाते हैं, कोई ऊपर होकर 5 नंबर पे चले जाते हैं, कोई 2 नंबर। पैसा उतना ही कमाइए जितना ज़रूरत हो। पैसा का कमाई का मतलब ये नहीं है कि गलत तरीक़ों से पैसा कमाया जाए। और जो सुख सुविधा, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, आज लोग 30 लाख 35 लाख का गाड़ी क्यों चढ़ता है? इसलिए क्यों, किस लिए चढ़ता है? सुकून के लिए, शांति के लिए। जो हम उस गाड़ी पे बैठेंगे तो लोग मुझे देखेंगे, लोग मुझे सम्मान के नज़र से देखेंगे। और वही सम्मान मुझे एक 12 बाय 12 के दुकान फैशन पिच पर अगर बैठकर मिलता है तो मेरे लिए वो फैशन पिच किसी फॉर्च्यूनर से कम नहीं है। हमारे लिए वही फैशन पिच फॉर्च्यूनर गाड़ी है। और मैं अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर आदमी मानता हूँ। बस सम्मान प्रतिष्ठा का भूखा हूँ। स्पष्ट रूप से बोलूँगा, इसमें मैं बहुत बड़ा स्वार्थी आदमी हूँ। सम्मान प्रतिष्ठा के लिए मैं दिन रात मरता रहता हूँ। मैं हमेशा चाहता हूँ आज सम्मान प्रतिष्ठा इतना मिला तो कल और मिले। इसके लिए तो मैं भिख मांगा हूँ, इसके लिए तो मैं हमेशा आपसे मांगता रहूँगा। और सम्मान प्रतिष्ठा के लिए हमेशा भूखा रहता हूँ। और मैं आपको मोनिका जी बात बता रहा हूँ, आज आपका चैनल एक छोटा सा चैनल है। हमारे जितने भी व्यूअर्स, मैं स्पष्ट रूप से कहूँगा, देखिए की है एक प्रयास रही है। और दूर से चल के बेगूसराय से आई है गंगा किनारे, और इस बालू क्यों न्यूज कवरेज करने लगे। छोटा सा समाज सेवा का जो है उस दृष्टिकोण से हमारी बातों को लेने के लिए इनके चैनल को आप लोग फॉलो करिएगा। अगर हमसे थोड़ा सा भी प्रेम आपको होगा तो इनके चैनल को बस फॉलो करिएगा। और इनके द्वारा जो वीडियो जो बनाया जा रहा है, समाज के लिए एक मैसेज दिया जा रहा है, उसको शेयर जरूर करिएगा। देखिए इसमें आपका कुछ जाएगा नहीं, इसमें मैं कोई ये नहीं है कि किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ, कि समाज के लिए कुछ बातों को रख रहा हूँ। इसको शेयर जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाइएगा। और आपको जहाँ भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी, और ख़ासकर जो भी हमारे इस वीडियो को देखेंगे, मैं बता दूं स्पष्ट रूप से आज, और इस वीडियो को जो शेयर करेंगे उनको फैशन पिच पर अतिरिक्त डिस्काउंट का लाभ दिया जाएगा और ऑफर्स का भी लाभ दिया जाएगा।
मैं बता रहा हूं आपको स्पष्ट रूप से, किसी को आगे बढ़ाइए। अगर आप कहते हैं बेटा, तो ये भी एक बेटी है। हमेशा बेटा का ही ट्रेंड नहीं है, बेटी को भी आगे बढ़ाइए, बेटा के साथ साथ बेटी को भी आगे बढ़ाइए। बेटियां बढ़ेगी, देश बढ़ेगा। बेटा के साथ साथ बिटिया को भी बढ़ाने का प्रयास करिए। तो इन तमाम सारी बातों के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता लेंगे को लेकर। जय